Class today we will discuss fertilization in the human beings. In the previous video we have discussed about the menstrual cycle. When we talk about menstrual cycle, it is the regularly occurring physiological changes occur in the female body at regular interval of 28 to 29 days. तो जो मेन टारगेट था हमारा menstrual cycle का वो था रिलीज ऑफ ओवम. आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो है फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स. हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. तो देखिए क्लास सबसे पहले अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट्स. So fertilization means it is the fusion. फ्यूजन में जुड़ना टू टाइप ऑफ गैमेट्स. अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं सो इट इज, अगर हम मेल की बात करें तो इट इज स्पर्मेटोजोआ एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज ओवम और एग सेल. सो दिस इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म. साइट की बात करें द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अगर हम साइट की बात करें तो देखिए साइट होता है यहाँ पर एम्प्यूला, isthmus junction. It is ampulla isthmus junction and this part is present in the fallopian tube, also known as ovidum. So class, fertilization means fusion of two type of gamete, spermatozoa and ovum. साइट क्या है एम्प्यूला isthmus junction जो कि कहाँ होता है इट इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब. तो देखिए टू थिंग्स आर मिक्स हियर, टू थिंग्स आर फ्यूज ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ. तो पहले हम बात करते हैं उन दोनों कंडीशंस की जिसमें दोनों आते हैं. तो देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले अराइवल ऑफ ओवम. सो फर्स्ट वी डिस्कस अराइवल ऑफ ओवम. हम ओवम की बात करेंगे. तो देखिए ओवम रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर. वी हैव डिस्कस इन द menstrual cycle. रिलीज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज. कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम ओवेरी, फ्रॉम ओवेरी ड्यूरिंग menstrual cycle. और टाइम क्या रहेगा? इन मिडवे. तो menstrual cycle के मिडवे में, menstrual cycle के बीच में ओवम जो है वो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर. अभी ओवम रिलीज हुआ ओवरी से, रिलीज होने के बाद ये ट्रैवल करता है फर्टिलाइजेशन साइट पर. तो देखिए जो टाइम लगेगा 12 to 24 आवर, 10 to 24 आवर लगते हैं इसे टू रीच एट फर्टिलाइजेशन साइट. तो फर्टिलाइजेशन साइट पर जाने में ओवम को लगभग 12 से 24 घंटे लगते हैं जब वो रिलीज होता है ओवरी से. तो अपना सेकंड की बात करेंगे. हम बात करेंगे स्पर्म के लिए. तो यहाँ पर टर्म है इंसेमिनेशन. क्लास इंसेमिनेशन मीन्स इन मीन्स मेल और सेमिनेशन मीन्स फीमेल. तो यहाँ पर क्या होगा? इंसेमिनेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोइटस और इंटरकोर्स. तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन द पर्सन एंगेज इन द सेक्सुअल एक्टिविटी. तो इंसेमिनेशन मींस यू विल सिंपली रिमेंबर दैट इट इज द डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म का या सीमेन का डिपोजिट हो जाना दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन.
अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो देखिए क्वांटिटी जो होगी बच्चे वो रहेगी हमारी 3 to 4 ml। जो सीमेन रिलीज होगा उसकी क्वांटिटी रहेगी 3 to 4 ml। एंड हियर देयर आर 80 to 100 million sperms are present in single milliliter। तो क्वांटिटी कितना रहेगा 3 to 4 milliliter। एंड हियर 80 to 100 million sperms are released during the insemination। देखिए इंसेमिनेशन हो चुका है, सीमेन कहाँ जा चुका है, इट रीच इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद क्या होगा, सीमेन क्या करता है, इट मेक अ कोइलम, एक क्लस्टर, एक ग्रुप बना लेता है, एक बंचिंग कर लेता है। सीमेन वैजिनल फ्लूइड के साथ मिलकर वहाँ पर एक कोइलम बनाता है, एक कोइगुलेशन बनाता है। एंड दैट कोइलम इट dissolve in 15 to 30 minutes। तो लगभग 15 से 30 मिनट बाद वो कोइलम जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। एंड व्हेन दिस कोइलम डिसॉल्व द स्पर्म गेट फ्री एंड दे बिकम मोटाइल। स्पर्म फ्री हो जाएंगे और वो मोटाइल होंगे। तो होगा क्या, सीमेन कोइलम बनाएगा वैजाइना के अंदर, कोइलम 15 से 30 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। इन 15 to 30 मिनट डिसॉल्व हो जाएगा, जहाँ से स्पर्म फ्री होंगे एंड दे बिकम मोटाइल, और वो चलना या मूवमेंट शुरू करेंगे टारगेट साइट की तरफ। ठीक है, दो केमिकल्स यहाँ पर वर्क करेंगे जो स्पर्म को हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे प्रोस्टेग्लैंडिन। जो प्रोस्टेग्लैंडिन होता है इट इज प्रेजेंट इन द सीमेन प्लस ऑक्सीटोसिन, आल्सो नोन एज बर्नार्डो। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आएगा, इट रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, इट रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ड्यूरिंग, और देखिए किस समय पर रिलीज होगा, किस टाइम पर रिलीज होगा, ड्यूरिंग द फीमेल ऑर्गेज्म। तो देखिए जिस टाइम पर फीमेल ऑर्गेज्म करती है, फीमेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट में फ्री होती है, रिलीज होती है, जस्ट लाइक द मेल रिलीज स्पर्म इन द सेम वे व्हेन फीमेल ऑर्गेज्म, ऑन दैट टाइम फीमेल रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड फ्रॉम द मेल सीमेन देयर आर प्रोस्टेग्लैंडिन प्रेजेंट देयर। These two chemicals allow movement of genital tract। अब ये दो केमिकल क्या करेंगे, जेनिटल ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको लगातार मूव कराएंगे, वाइब्रेट करेंगे, जिससे कि क्या हो, इसका टारगेट क्या रहेगा, जब जेनिटल ट्रैक्ट मूव करेगा तो स्पर्म जो होंगे दे अंडरगो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्पर्म रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे और वो अब चले जाएंगे, दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दे रीच टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन साइट। एंड इन ऑल दिस प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस में स्पर्म को फर्टिलाइजेशन साइट तक जाने में जो टाइम की अगर हम बात करें कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर लगता है 6 to 8 आवर। फीमेल ओवम जो है वो 12 से 24 घंटे लगाता है फर्टिलाइजेशन साइट पर जाने में, जबकि जो स्पर्म है, स्पर्म इट विल टेक 6 to 8 आवर टू रीच एट फर्टिलाइजेशन साइट। और फर्टिलाइजेशन साइट पर जाने के बाद स्पर्म रिमेन एक्टिव 24 आवर, तो लगभग 24 घंटे तक स्पर्म जो है वो एक्टिव रहता है। इस 24 आवर में अगर ओवम वहाँ पर अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, अगर वो कंपैटिबल है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस द स्पर्म गेट डिजेनरेटेड। सो 6 to 8 आवर में स्पर्म अपने टारगेट साइट पर चला जाएगा, तो वहाँ जाने के बाद वो लगभग 24 आवर तक एक्टिव रहेगा। आफ्टर दैट वन मोर टर्म इज गिवन देयर, इट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक्चुअली sperm are not active, sperm are not capable to fertilize the ova. Reason is that on sperm head देखिए इस तरह से समझिए, sperm head that is the middle piece and it is the tail। तो sperm head
The upper part is called acrosome. This acrosome on top layer, it has cholesterol vesicle. तो sperm head that is called acrosome. Acrosome के ऊपर क्या होता है? Cholesterol vesicle की layer होती है. And due to this cholesterol vesicle layer, the sperms are not able to fertilize the ova. So in the capacitation means, it simply means the activation of sperm to fertilize ova or ovum. Sperms की वो activity, वो ऐसा process by which sperm can fertilize the ova, that is called capacitation. तो capacitation क्यों होगा? Two things you will remember. First of all, there is removal of cholesterol vesicle, and second, there is entry of calcium ion. कैल्शियम आयन एंटर होंगे, कोलेस्ट्रॉल वेसिकल क्लियर हट जाएगी और इसके बाद हमारे स्पर्म जो है, नाउ दे आर रेडी, दे बिकम एक्टिवेटेड टू फर्टिलाइज द ओवा. सो क्लास 2 थिंग्स यू विल रिमेंबर: इंसेमिनेशन, that prostaglandin and oxytocin allow genital tract movement, so sperm move toward the target site. Time 6 to 8 hours, and main thing is capacitation, which means activation of sperm to fertilize ova. Sperm किस तरह से एक्टिवेट होते हैं कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर सके, and it is achieved by the removal of cholesterol vesicle and the entry of calcium ion. So class, that is the insemination where the semen is deposited. So now class, we will come to the main part, that is the fusion of gametes. In the fusion of gametes, the sperm, it come in contact with egg membrane. It come in contact with egg membrane and various event occur. तो बहुत सारे प्रोसेस वहाँ पर शुरू होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो सबसे पहला जो होगा, the first step, it is the acrosome reaction. It is the acrosome reaction. In acrosome reaction, acrosome is sperm head. Acrosome reaction is when sperm head, it come in contact with the egg covering. So sperm head, when it come with egg covering, come in contact with egg covering, what it is? It release hydrolytic enzymes. It release hydrolytic enzymes. और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन सा है? मतलब इट इज बेसिकली स्पर्म लाइसिस. So class, whenever the sperm head come in contact with egg covering, it release hydrolytic enzyme and this sperm lysine. Now this sperm lysine, बात करेंगे, देखिए सबसे पहले होता है यहाँ पर hyaluronidase. This enzyme, what it done? It simply dissolve the coronary layer. It simply break the coronary layer, the cementing layer. देखिए हम ओवम के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए सबसे अंदर है यहाँ पर ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब दिस, इसके ऊपर जो है, यहाँ पर जो लेयर आप देख पा रहे हैं, सबसे अंदर की लेयर है, दूर कर रहा हूँ इसको. तो देखिए ये जो लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. जो बाहर हमने बनाई है जोना पेलोसिडा, और इस जोना पेलोसिडा के ऊपर जो एक सीमेंटिंग लेयर है, that cementing layer is called coronary
सेल्स लेयर और कोरोनरी लेयर। तो देखिए जैसे ही स्पर्म हेड एग कवरिंग के कॉन्टैक्ट में आएगा वो रिलीज करेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्पर्मलाइसिन, जिनमें हाइलुमिनिडेज जो होगा वो इस कोरोनरी सेल लेयर को डिसोल्व करेगा। इसी तरह से कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, देखिए जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होगा वो क्या करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो रिमूव करेगा ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी सेल। देखिए हाइलुमिनिडेज क्या करेगा, इस सेल को डिसॉल्व करेगा, सॉफ्टन कर देगा, उसे लूज कर देगा, और रास्ते में से जो रुकावट है, जो सेल रास्ते में आएंगे उन सभी को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हटाता जाएगा। अब देखिए स्पर्म क्या है, कोरोना सेल को पेनिट्रेट करता हुआ कहाँ चुका है, जोना पेलुसिडा के पास। यहाँ से देखिए अलग चीज होगी कि जब स्पर्म हेड आ जाएगा, स्पर्म हेड कम इन कॉन्टैक्ट विद, व्हेन स्पर्म हेड कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा, तो इस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी, इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगी बच्चे, जैसे ही स्पर्म हेड कॉन्टैक्ट में आएगा जोना पेलुसिडा के, यहाँ पर एक कॉम्पैटिबिलिटी इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन हमें डिसाइड कराएगी कि गिवन स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा या नहीं करेगा। कॉम्पैटिबिलिटी इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन जो है ये डिटरमाइन की जाती है, इट इज डिसाइडेड बाय सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स को डिसाइड करते हैं, एंड दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ओवर द एग एज वेल एज ओवर द स्पर्म। जब ये प्रोटीन स्पर्म के एग के पास है, जब ये प्रोटीन एग के ऊपर है, तब इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग, दे आर कॉल्ड फर्टिलाइजिंग। और अगर वो स्पर्म के ऊपर है तो वो कहलाते हैं हमारे एंटी फर्टिलाइजिंग। एग के केस में कौन से होंगे, ZB1, जोना पेलुसिडा 1, इसी तरह से जोना पेलुसिडा 2, जोना पेलुसिडा 3। तो सिंपल है क्लास, स्पर्म हेड जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आएगा, स्पर्म हेड जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आएगा, कॉम्पैटिबिलिटी इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन स्टार्ट होगी, जहाँ से जिसका रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई होगी, प्रोटीन्स की मदद से। एग के केस में प्रोटीन फर्टिलाइजर कहलाते हैं, एंड इन केस ऑफ स्पर्म दे आर कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजर। नाउ द कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन अगर इसी के साथ यहाँ पर क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। फर्टिलाइजेशन कोन बनने के बाद देखिए दो चीज़ें बहुत जरूरी है यहाँ पर, याद रखेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ऐसे लिखते हैं इसे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विद ऑप्टिमम पीएच, पर्टिकुलर पीएच आर नीडेड फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। आयंस की बात करें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो क्लास ये था हमारा एक्रोसोम रिएक्शन, व्हेन एक्रोसोम स्पर्म हेड कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेरियस एग लेयर्स। तो देखिए फर्टिलाइजेशन कोन बन चुका है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन हम बात करेंगे कि किस तरह से स्पर्म जो है कॉन्टैक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और किस तरह से सिंगल स्पर्म जो है वो बना रहता है। तो क्लास अब हम बात करेंगे स्पर्म एंट्री का। फर्टिलाइजेशन कोन बन चुका है और स्पर्म एंट्री की हम बात करेंगे लेकिन। तो क्लास इन द फ्यूजन हो क्या है, हम सेकंड एंट्री की बात कर रहे हैं, स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री में क्या होगा कि जो एक्रोसोम होगा, एक्रोसोम अब वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा फर्टिलाइजेशन कोन के,
Now it comes in contact with the fertilization cone, and in contact with the fertilization cone it trigger, वो शुरुआत करेगा, it trigger membrane depolarization, membrane depolarization and कैल्शियम वेव। देखिए जैसे ही स्पर्म है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, स्ट्राइक करेगा फर्टिलाइजेशन कोन के साथ, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होगा, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी बदलेगी और साथ ही साथ वहाँ पर एक कैल्शियम वेव स्टार्ट होगी। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जितना भी कंटेंट है, all content of sperm, all content and various part of sperm, they enter in egg, वो सभी एग के अंदर चले जाएंगे केवल एक पार्ट को छोड़कर, दैट इज कॉल्ड एग एक्सेप्ट स्पर्म टेल। तो स्पर्म टेल को छोड़कर बाकी सभी पार्ट एंटर कर जाएंगे, स्पर्म को छोड़कर सभी पार्ट एंटर कर जाएंगे। स्पर्म टेल को छोड़कर स्पर्म का सभी पार्ट, उसका हेड, उसका मिडिल पीस, उसका न्यूक्लियस, वो सब अंदर चला जाएगा एग के। और यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी थर्ड प्रोसेस जिसका नाम है कोर्टिकल रिएक्शन। इनका कोर्टिकल रिएक्शन, देखिए कोर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास कैल्शियम वेव बनी थी, कैल्शियम वेव अलाउ, देखिए कैल्शियम वेव जो है वो अलाउ करेगी, कैल्शियम वेव अलाउ द कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स हमारे एग के अंदर प्रेजेंट थे, तो कैल्शियम वेव अलाउ कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स टू कम आउट, तो बाहर आ जाए, टू कम आउट। और जैसे ही वो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स बाहर आएंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma membrane of egg, it change into the fertilization membrane, come out and make fertilization membrane, and with the formation of this fertilization membrane it now it make ensuring, अब ये पक्का होना शुरू हो गया है क्योंकि मेम्ब्रेन बाहर बन चुकी है, तो उसके बाद कोई स्पर्म एंटर नहीं करेगा, इट मीन्स मोनोस्पर्मी बनी रहेगी। Now the next step, it is the zonal reaction. In the zonal reaction, when we talk about the zonal reaction, in zonal reaction what happens there? In zonal reaction, by the calcium wave, some chemicals also come out from the egg, release from egg, and what they do? They just destroy, तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, they destroy the fertilization cone. So now they will destroy the fertilization cone. तो यहाँ से हमारा fertilization cone destroy हो जाएगा, और साथ ही साथ जैसे fertilization cone destroy होगा, it simply means that the further entry of sperm is prohibited, वो बंद कर दिया जाएगा। It means मोनोस्पर्मी यहाँ से हमारी मेंटेन रहेगी, मोनोस्पर्मी बनी रहेगी, only and only one egg, one sperm can enter inside the egg. It is made sure by the zonal reaction. After the zonal reaction, the next step is the activation of ovum. क्लासेस एक्टिवेशन ऑफ ओवम, हम एक चीज जानते थे कि ओवम भी कैसा है। देखिए ओवम जो है अभी वो सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर है, अभी वो कैसा है सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर, जहां पर क्या हो रहा है, वेयर द meiosis सेकेंड इज अरेस्टेड। कौन सी स्टेज में अरेस्ट है? इट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। और देखिए अरेस्ट क्यों है, रीजन क्या है उसका?
वो म्यूसिस मेटाफेज साइकिल में अरेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है MPF मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, ड्यू टू विच द म्यूसिस इज अरेस्टेड. नाउ व्हाट हैपन व्हेन द स्पर्म एंटर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. क्योंकि मेटाफेज के बाद क्या एनाफेज आता है, तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स develops and म्यूसिस साइकिल रिज्यूम, म्यूसिस स्टार्ट हो जाएगी. और यहाँ पर क्या होगा, फाइनली जो ओवम है वो अपनी म्यूसिस को पूरा करेगा. तो सेकेंडरी साइड कंडीशन में जहाँ अरेस्टेड था अपनी म्यूसिस को पूरा करेगा. एंड नाउ द oocyte इज कन्वर्टेड इनटू द ओवम. अब वो oocyte कन्वर्ट हो चुका होगा ओवम में, साथ साथ सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी. हम जानते हैं कि मैमल्स के अंदर जो सेकंड पोलर बॉडी है या फर्स्ट पोलर बॉडी है दे जस्ट रीजनरेट. तो यहाँ पर हमारा ओवम आ चुका है. और जो लास्ट स्टेप है वो है कैरियोगेमी. बहुत ही सिंपल है. देखिए कैरियोगेमी में क्या होगा कि जो स्पर्म न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएगा हमारा एग न्यूक्लियस के साथ. दोनों के पास ही 23 पेयर है क्रोमोसोम के. और जब ये जुड़ जाएंगे, when the nucleus fuse, the fusion of nucleus is called karyogamy, and when they fuse, they result in the formation of zygote. So that is the end product of the fertilization. तो fertilization का जो सबसे end product है, fertilization का जो end product है वो क्या है हमारा zygote, which is having the 46 number of chromosome. Gamete always haploid and zygote always diploid. So class, that is all about the fertilization in the human being which have the last product zygote. So class, in the next video we will discuss how this zygote is converted into the embryo and what are the various events. These events are called embryogenesis. Thank you class.